नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चंद्रबाबू नायडू इन दिनों दिल्ली में है। क्या वो कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है? यह बात आपको एक बार की ठिठकाएगी, चौंकाएगी और आप खींचेंगे और कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप। नायडू साहब तो एनडीए के सहयोगी हैं और वो इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि जब भी कोई इस तरह की चर्चा होती है या कोई बात होती है तो वो पहले नेता होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं साहब, पीएम जो है, पीएम से बेहतर कोई नेता है नहीं और ये जो सरकार है ये सरकार 29 में फिरा रही है। जो नेता, जो मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा हो और डट कर मोदी के साथ खड़ा हो, वो खेल कोई कैसे कर सकता है? लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं वो वाकई में इस तरह के सवालों को जन्म दे रही हैं। तो अब ये होगा कि कहां से छन के आ रही हैं और कौन ये कह रहा है। तो देखिए, पहला तो जो कहने वाले हैं उनमें वो शुमार हैं जो चंद्रबाबू नायडू के एक दौर में सलाहकार हुआ करते थे और दूसरी चीज वो भी समाजवादी हैं। और जो समाजवादी खेमा है, बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाने में लगा हुआ है और उस खेमे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं परकला प्रभाकर। अब वो जो कुछ कह रहे हैं वो बड़ा सनसनीखेज है और उसे इसलिए भी गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें नायडू साहब का बड़ा करीबी माना जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा समझेंगे। दूसरा, जो एक दबाव टैरिफ वाला पड़ रहा है वो भी नायडू साहब को परेशान कर रहा है। और तीसरी जो कहानी चर्चा में है वो वाकई में बड़ी सनसनीखेज है और शुरुआत वहीं से करूंगा। हुआ क्या कि ये जब धनखड़ साहब वाला प्रकरण चल रहा था उस समय जो कहानी निकल कर सामने आई वो दरअसल कहानी अधूरी थी। अब जो पूरी कहानी है उस कहानी में कई किरदार हैं जिसमें शरद पवार का भी नाम है, जिसमें नायडू साहब का भी नाम है और उस पूरे धड़े का है जो समाजवादी खेमे का माना जाता है। और कहा जा रहा है कि फ्रंटमैन बने थे धनखड़ साहब और पूरा जो समाजवादी खेमा है वो लामबंद हुआ था इस बात को लेकर कि सरकार बनाई जाए और नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। यह समाजवादी खेमा कांग्रेस से संपर्क करता है, सोनिया गांधी से बात होती है, सोनिया गांधी इनकार कर देती हैं। अब आप चौंकेंगे कि सोनिया गांधी कैसे इनकार कर सकती हैं, लेकिन बाद में फिर वो मान जाती हैं। लेकिन वो कहती है कि आप लोग सरकार बनाइए, हम समर्थन करेंगे। अब फिर आप चौंकेंगे कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठने की बजाय जो है वो पीछे क्यों बैठना चाह रही थी, यानी कांग्रेस क्यों चाह रही थी कि वो बाहर से समर्थन करे, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन बड़ी चीज यह है कि इस तरह की कोशिश जो उस दरमियान हुई जिसकी बड़ी चर्चा रही, तो उस चर्चा का बताया जाता है कि कारण जो है वो यही कि पूरा समाजवादी खेमा लामबंद था और धनखड़ साहब भी उसी खेमे से आते हैं। तो इसलिए वो सबके संपर्क में थे और सब उनके संपर्क में थे। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति भवन जो है उस समय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था और इसीलिए तमाम सारी मेल मुलाकात हो रही थी। लेकिन उसमें मामला बिगड़ा कहां था? मामला बिगड़ा था कि पीएम का चेहरा नहीं तय हो पा रहा था कि किसको बनाया जाए। उसको लेकर एक आम सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए मामला जो है खटाई में पड़ गया और फिर भांडा फूट गया। धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ गया तो मामला जो है वो नेपथ्य में चला गया। और आप देखिए कि उसमें जो कांग्रेस वाली भूमिका है वो दरअसल यह है कि कांग्रेस ये चाह रही थी कि अगर तीसरा फ्रंट सरकार बना लेता है तो हम उसको समर्थन करेंगे, यानी वो 272 जुटा लेगा या इतना जुटा लेगा जिसमें हमारा 99 जुड़ जाए तो बहुमत पूरा हो जाए तो हम समर्थन कर देंगे। लेकिन फिर जो मैं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस क्यों ऐसा कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जहन में यह रहा होगा कि तीसरे मोर्चे की सरकार बन जाए और फिर जो है बाद में समर्थन वापस ले लिया जाएगा। उनके जहन में यह रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब रहा होगा या नहीं रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन जो राजनीतिक गुड़ा भाग है वो यही बताता है।
तो ये उस समय जो कोशिश हुई थी, उस कोशिश में पूरा समाजवादी कुनबा शामिल था, ऐसी चर्चा है। और ये चर्चा उस समय ज्यादा उठने लगी थी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से माना जा रहा है खेल का। दूसरा, देखिए, नायडू साहब को तोड़ने की कोशिश कोई नई नहीं है। 4 जून को जब नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसी समय ये कोशिश हुई कि नायडू साहब को अपने पाले में मिला लिया जाए। ये इंडिया ब्लॉक ने किया, लेकिन बात उन लोगों की बन नहीं पाई, देर हो चुकी थी। उसके बाद में सिलसिलेवार कोशिशें हुई, अगस्त में कोशिश हुई, फिर जब वक्त का बिल आया तब कोशिश हुई, उसके बाद में उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान हुआ ही, लेकिन वो सब काम नहीं आया। अभी ये जो अमेरिका सी फूड पर लगाने जा रहा है टैरिफ, उस टैरिफ से सीधा अगर कोई प्रभावित होगा, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली दरअसल सी फूड पे लगा रहा है। और श्रिम्प मछली जो है उसका बड़ा भारी निर्यात होता है आंध्र से, और तकरीबन 30 लाख लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उससे जुड़े हुए हैं, और इससे बताया जाता है तकरीबन 25,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो अब ये स्वाभाविक है कि अगर अमेरिका ये कर रहा है तो उसके जहन में एक चीज़ है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार के सहयोगी हैं उनको किसी तरह से तोड़ा जाए। तो ये दबाव काफ़ी है। इस दबाव में वो हिलेंगे या नहीं हिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन ये एक कारण बताया जा रहा है जो उनके ऊपर दबाव बन रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो दावा कर रहे हैं परकला प्रभाकर, वो बड़ा गंभीर है। और ये मैं इसलिए भी मानता हूं गंभीर है क्योंकि देखिए कि जो समाजवादी धड़ा है या उस धड़े के जो आसपास लोग हैं वो इस समय अमेरिका में जुटे हुए हैं, और गांधीयन कम समाजवादी जो हैं उनका 2 अक्टूबर से एक पदयात्रा निकल रहा है राजघाट के लिए बनारस से। अब ये अनायास ही सब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ है जो मथा जा रहा है, और उस मथे जाने में नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही है, और तो कुछ है नहीं। अब ये जो पराकला प्रभाकर हैं ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो समय का इंतजार कर रहे हैं। तो वो कौन सा समय है जो ठीक होगा खेल करने के लिए? तो अब उसमें एक ही बात नजर आ रही है, वो है बिहार का चुनाव। हालांकि पराकला प्रभाकर ने यह नहीं कहा कि वो बिहार के चुनाव का कोई इंतजार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि 29 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, यानी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, बीच में खेल होगा, और खेल करने की जो चाबी है वो चंद्रबाबू नायडू के पास, तो वो जो है कुछ कर सकते हैं। अब ये 3 आप एक तरह से कहे कारण है जिसकी वजह से ये प्रश्न उठा है। अब देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें कुछ ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो मेरी अपनी राय है उसमें यह लगता है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ करेंगे, इसकी संभावना न्यूनतम है। और उसका कारण यह है कि 2018-19 में वो ये प्रयोग कर चुके हैं, यानी 2014 में वो एनडीए का हिस्सा थे, सरकार बनी उनकी आंध्र प्रदेश में, और उस सरकार बनने में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बड़ा भारी हाथ रहा। वो 19 में फिर राहुल गांधी की अगुवाई वाले गठबंधन से जुड़े और चुनाव हार गए, जगनमोहन रेड्डी की सरकार बनी। फिर जब वो एनडीए के साथ जुड़े चंद्रबाबू नायडू, तो प्रचंड बहुमत की उन्होंने सरकार बनाई। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू कोई खेल करने जा रहे हैं। अलबत्ता इस बात की संभावना बड़ी है कि जो लोग उधर खेल कराने में जुटे हैं उनके साथ वो खेल करके एनडीए में उनको ला सकते हैं, और ऐसी संभावना इसलिए भी जाहिर मैं कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस दक्षिण में मजबूत है, और दक्षिण में जिन छत्रपों के कारण वो मजबूत है वो छत्रप लंबे समय तक कांग्रेस में रहेंगे, इसकी संभावना बड़ी कम है। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि वो छत्रप अपने साथ कई सारे सांसद ला सकते हैं,
और उसमें नायडू साहब की बड़ी भूमिका होगी, इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। और निजी तौर पर जिस तरह से मतलब मैं ये मानता हूं निजी तौर पर कि जिस तरह के नायडू साहब के संबंध हैं दक्षिण के तमाम नेताओं से, उससे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलने नहीं देंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए। और चलते चलते आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।